lumbar sympathetic block used to impede transmission of pain from uterus during first stage of labor. It is a technically difficult block to perform, so not commonly in use. Then further there is IV analgesia or intramuscular analgesia, in which different types of opioids are used for systemic medication in laboring women. Have various degree of side effects including respiratory depression, nausea, vomiting, mental status alteredness. It can cross placental circulation freely, so cause respiratory depression in newborn, can partially alleviate labor pain for short period. Drugs used are pethidine, fentanyl, rimfentanil, tramadol, diamorphine, nalbuphine. Pethidine is most commonly used opioids. It's cheap. Intramuscular dose is 50 to 100 milligram, and intravascular is 25 to 50. Uh, its analgesic effect remains 3 to 4 hours. It can fetal exposure is 2 to 3 within 2 to 3 hours. Effects of pethidine on fetus: loss of beat-to-beat viability, fetal heart rate, respiratory depression, active metabolites, norpethidine, prolonged sedation, and respiratory depression. Should not be administered in participants with dystocia. Fentanyl, short T12 L2, and no active metabolites, can be used as IV bolus or as patient controlled analgesia. Usual dose 25 to 50 micrograms, and suitable for prolonged use in labor. It causes minimal neonatal respiratory depression. And disadvantages include short duration, sedation, transient decrease in fetal heart rate viability. Then there are other drugs: remifentanil, butorphanol, and nalbuphine. And inhalational, we use uh, uh, oxygen plus nitrous oxide is very commonly used, and inhalational agents are also used. And this following, thank you. जी अरसलान, अभी ये अच्छी वो प्रेजेंटेशन थी आपकी माशाल्लाह, काफी कुछ समराइज किया आपने। जी सर। अभी वो केस क्या कहते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। जी सर, डिस्कस कर लेते हैं इधर ही, डॉक्टर तनवीर भी हैं, उनसे भी कमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो शेयर कर दो, उससे डिस्कशन हो जाती है फिर। ऐसे इस मॉड्यूल में एक और भी था, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। हाँ, तो वो क्वेश्चन में आ जाएंगे डिस्कशन। सर एक क्वेश्चन करना है प्लीज। जी जी करें। आप ये स्क्रीन शेयरिंग अपनी बंद कर दें बेशक।
जी सर, सर क्वेश्चन ये है कि जब हम स्पाइनल देते हैं पेशेंट को, तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उस पे क्या इफेक्ट आता है? क्या वो कम होती है या कंटिन्यू रहती है? डॉक्टर अब्दुल हमीद, अब अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें, पहले कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑफ हुई। जी डॉक्टर साहब, क्या क्वेश्चन था आपको, दोबारा बताइएगा। सर क्वेश्चन ये है कि जब स्पाइनल जब हम दे देते हैं पेशेंट को, तो क्या उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्टॉप हो जाती है या कंटिन्यू रहती है? जी जी इमरान, आप इस पे कमेंट करें कुछ। जी डॉक्टर तनवीर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी क्वेश्चन था कि यूट्राइन कंट्रैक्शन जारी रहती हैं स्पाइनल के बाद या नहीं? जी इसका जवाब है जारी रहती हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक प्रोसीजर है जिसे हम बोलते हैं कि फोर्सेप्स ट्रायल इन थिएटर। उसमें यह है कि लेडी हु इज़ फुली डायलेटेड एंड अनएबल टू डिलीवर, तो उसे थिएटर ले जाके या तो हम एपिड्यूरल को टॉप अप करते हैं या स्पाइनल देते हैं, और उसके बाद जो है सीटीजी मॉनिटरिंग कंटिन्यू रहती है। और एक मिडवाइफ का जो हाथ है वो पेशेंट की टमी पे ऊपर होता है। एज सून शी फील्स कंट्रैक्शन, तो खातून को कहा जाता है कि जब हम आपको बताएं तो आप 3-4 गहरे सांस लेके तो पुश करें, और सीटीजी के ऊपर भी यूट्राइन कंट्रैक्शन आ रही होती है। तो इसका जवाब ये है कि स्पाइनल जो है वो यूट्राइन कंट्रैक्शन को ख़त्म नहीं करता, यूट्राइन कंट्रैक्शन एज सच रहती हैं, और उसका जो फेवरेबल बेनिफिट है वो हम ट्रायल ऑफ फोर्सेप्स जो है इन थिएटर उसमें हासिल करते हैं। थैंक यू सर। Yeah. अरे सर, आप डॉक्टर तनवीर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं जो आज लेबर पेन और इसके रिगार्डिंग टेक्निक्स डिस्कस हुई हैं। असल में मैं थोड़ा सा साथ पॉलिटिक्स में बिजी था, तो इसलिए मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका। तो जो मुझे जस्ट मैं थोड़ा बहुत सुन रहा था, इट वाज नाइस प्रेजेंटेशन। तो कोई फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो मैं वो एड्रेस कर लूंगा, क्योंकि लेबर जो जी सर, एनाल्जेसिया है क्वेश्चन। ये हमारा फेवरेट टॉपिक है, और यानी 70% ऑफ जो मेरा वर्क है वो इसी। सर एक और क्वेश्चन है प्लीज, वो ये है कि पैथिडीन उन्होंने बताया कि बेस्ट एनाल्जेसिया है बिकॉज इट डजंट काज फिटल डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो हमारे पास तो वो आता नहीं है, हमारे पास नेल्बिन आता है या ट्रामाल आता है, इनके बारे में प्लीज थोड़ा सा बता। चलिए नेल्बिन और ट्रेमोल से मैं थोड़ा डिफरेंट आपको बताता हूँ। जो हम यूज करते हैं पैथिडीन, हम दुबई में यूज करते थे, यानी कि जो प्रोटोकॉल था हॉस्पिटल्स का, वहाँ पैथिडीन यूज होती थी इंट्रामस्कुलर। और यहाँ जो यूके में यूज होती है वो डायामॉर्फिन होती है। तो डायामॉर्फिन जो है वो सेफ है, लेकिन जो प्री मेच्योरिटी होती है उसमें भी डायामॉर्फिन नहीं देते, और अगर कोई बहुत ज्यादा कोई फीटल के इश्यूज चल रहे हैं तो भी प्रिवेंट करते हैं उसे। तो ये जो दो ड्रग्स हैं, यानी पैथिडीन और डायामॉर्फिन, ये तो ओके हैं। बाकी जो नेल्बिन है, नेल्बिन और ट्रेमाडोल, ये पाकिस्तान रहते हुए यानी जो लेबर वार्ड है उसमें यूज होती थी। तो मेरा ख्याल है इनकी जो फार्मेको काइनेटिक्स, फार्मेको डायनामिक्स अगर हम देख लें, तो इन दोनों में से कोई ये इतनी पोटेंट ड्रग नहीं है कि जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज करे। तो इसे हम, मेरा ख्याल है, एक मॉडरेट क्वांटिटी में कर सकते हैं यूज इन दोनों ड्रग्स को। थैंक यू सर। उसकी रीजन ये भी है कि देखें, आपने ये भी देखना होता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, जिस सेंटर में या जिस फैसिलिटी में,
वहां पे अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं? अब देखें, अगर डायामॉर्फिन तो एक बड़ी कंट्रोल ड्रग है, इसी तरह जो है पैथिडीन भी बहुत कंट्रोल ड्रग है। तो अगर वो अवेलेबल ही नहीं है, अब हम ये तो नहीं कर सकते कि जो पेन है पेशेंट का उसे हम अनअटेंडेड छोड़ दें कि जी क्योंकि ये जो है थोड़ी सी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज करती है तो हम दे ही नहीं सकते। ये तो फिर जो ह्यूमन राइट है उसके खिलाफ हो जाता है, यानी जो खातून है उसके पेन को भी तो एड्रेस करना है ना हमने। और Yes, sir. अपनी नेचर में ये जो दोनों ड्रग्स हैं, ट्रेमाडोल और नैल्ब्यूफिन, ये दोनों काफी माइल्डर ड्रग्स हैं। सो आई थिंक yeah, we can use them. Okay, sir. अच्छा, डॉक्टर तनवीर, रेमिफेंटेनिल और फेंटेनिल के बारे में बताएंगे? ये रेमिफेंटेनिल जो है ये जस्ट अभी शुरू नहीं हुआ, इसका जो लेबर में है, लेकिन कुछ इसके बारे में जो स्टडीज हैं या जो हाइपोथेटिकल है कि बिकॉज इट रन्स इन इन्फ्यूजन एंड एज सून वी स्टॉप द इन्फ्यूजन द इफेक्ट्स वेयर्स ऑफ क्विकली। सो इसको ट्रायल बेसिस के ऊपर ही जो है लेबर एनाल्जेसिया जो है उसके लिए बहुत लिमिटेड सेंटर्स में शुरू किया गया, जो बहुत एडवांस, बहुत हाई फाई और बहुत जिनमें मॉनिटरिंग है वहां पे। लेकिन ये अभी शॉर्ट ड्यूरेशन अफेक्शन की वजह से। of course if you are running remifentanil infusion, so the effect is very quick. As soon you stop it, the effect goes. So child birth के टाइम पे अगर आप इसे बंद करते हैं तो जब तक बेबी डिलीवर होता है तो the effect is no more, क्योंकि ये प्लाज्मा ईस्ट्रेसेस जो हैं उससे मेटाबोलाइज हो जाता है और विद इन फ्यू मिनट्स ये टोटली मेटाबोलाइज हो जाता है। तो इसलिए ये है जो है ना on theoretical basis जो है वो it looks good, but it still needs lot of monitoring, क्योंकि इसके जो इन्फ्यूजन की ओवरडोज है उससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकती है और उससे फर्दर जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे हाइपोटेंशन वगैरह है और हाई BMI रिलेटेड जो खवातीन हैं उनमें इश्यूज आ सकते हैं। और दूसरा आपको पता है लेबर वार्ड दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो UK में हो या अमेरिका में हो, कहीं भी हो, तो उसे जो रन कर रही होती हैं बेसिकली वो मिडवाइफ्स होती हैं। उसमें एनेस्थेटिस्ट भी बेसिकली दूर एक कमरे में होता है। तो उनकी जो बेसिक एजुकेशन है, जो उनकी ट्रेनिंग है, वो कम ही इजाजत देती है कि इस तरह की जो हाईली पोटेंट ड्रग है उसका इन्फ्यूजन जो है वो उस फ्लोर के ऊपर चल रहा हो रिमोट मॉनिटरिंग में। ये इसे मुश्किल बना देता है। होप आई Okay, sir. अंडरस्टैंड। या यू गॉट इट द पॉइंट। Yes, sir. Yes. What else you were talking about fentanyl also, right? Yes. फेंटेनिल का ये है कि लेबर एनाल्जेसिया में एज सच कोई बिगर रोल तो नहीं है जिस तरह रेमिफेंटेनिल इन्फ्यूजन आप रन कर सकें, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ज्यादा है। इसे जनरल एनेस्थेटिक में ये है कि एट द टाइम ऑफ इंटुबेशन टू रिड्यूस द स्ट्रेस रिस्पांस फॉर द इंटुबेशन उसमें हम यूज करते हैं। अदरवाइज बहुत सीवियर कोई एक्सक्रूशिएटिंग पेन है और उसे टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप देना चाहते हैं एज ए सिंगल डोज तो इट्स ऑल राइट, लेकिन आप रिपीटेड डोजेज उसमें नहीं जा सकते। Okay, sir. अच्छा, तो इसमें मेरा क्वेश्चन है कि जो एपिड्यूरल की रेजीम्स हैं उसमें आपको क्या कमेंट है? हमने कौन सी डिस्कस की हैं आज? आज तो एक जनरल सा डिस्कस हुआ, उसमें कोई रेजीम डिस्कस नहीं हुई। अच्छा चलें, दो जो रिजीम्स हैं जो मैंने यूज की हैं वो मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो रिजीम हम यूज करते रहे थे इसमें दुबई में, उसमें ये था कि एपिड्यूरल आप साइट करते हैं, आप यानी कि 15 ml तक एपिड्यूरल स्पेस को आप फुल करते हैं। उसके बाद ये है कि यू कंटिन्यू एन इन्फ्यूजन रेंजिंग फ्रॉम 8 to 12 ml पर आवर। ठीक है, यानी एपिड्यूरल आपने साइट किया, टेस्ट किया, उससे तकरीबन 15 ml तक आपने एपिड्यूरल स्पेस को फिल किया। फिर एक इन्फ्यूजन जो है उसका वो चलता रहे, वो जो है मिडवाइफ उसे कम ज़्यादा कर सकती है, सिर्फ 8 ml से लेके 12 ml तक। अगर इससे ज़्यादा चाहिए शी विल कॉल एनेस्थेटिस्ट, और अगर ये इफेक्ट नहीं करा तो भी वो एनेस्थेटिस्ट को कॉल करेगी।
और अगर इससे रिलेटेड कोई हाइपोटेंशन है या कोई और इशू आ रहे हैं तो भी एनेस्थेटिस्ट को वो कॉल कर लेगी। एक तो रजीम ये है। दूसरा जो रजीम यहाँ हम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं PCEA, पेशेंट कंट्रोल्ड एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। उसमें ये होता है कि दो कंपोनेंट होते हैं। एक ये है कि PIEB है, पीरियोडिक इंटरमिटेंट एपिड्यूरल बोलिसिस। टॉप अप उसके ऊपर जो है वो पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया है। उसमें ये होता है कि इनिशियली जो हमने उसे एपिड्यूरल स्पेस को फिल अप किया है तो बैकग्राउंड इसका कोई इन्फ्यूजन नहीं चल रहा। अब पंप जो है ये एक पंप है इसका ड्रैगर कंपनी का, तो वो क्या करता है कि हर घंटे बाद पेशेंट को खुद ब खुद 7 ml का बोलस दे देता है एवरी 60 मिनट। ये हो गया प्रोग्राम्ड इंटरमिटेंट एपिड्यूरल बोलिसिस। इसके बाद एक लॉकआउट टाइम है 20 मिनट का। तो हर 20 मिनट में लाइट ग्रीन होती है। अगर पेशेंट पेन फील करती है तो वो बटन को प्रेस करती है और 6 ml का जो इन्फ्यूजन है बोलस वो उसे पंप दे देता है। तो इसमें बैकग्राउंड इन्फ्यूजन नहीं होता और ये सबसे जो है अच्छा है, सेटिस्फाइंग है पेशेंट के लिए। और इसमें जो लोकल एनेस्थेटिक की जो अमाउंट है जो यूज होती है वो सबसे कम होती है, स्टडीज में ये प्रूव हुआ है। और तीसरी जो है वो है जिसमें इंटरमिटेंट बोलिसिस हैं 20 मिनट के और उसमें बैकग्राउंड इन्फ्यूजन भी चल रहा होता है लाइक 6 to 8 ml पर आवर। 6 to 8 ml पर आवर बेजल इन्फ्यूजन चल रहा है। देन एवरी 20 मिनट पे जब पेशेंट डिमांड करती है, बटन प्रेस करती है, तो उसे 6 ml 7 ml जितना आप सेट कर लेते हैं वो उसे टॉप अप चला जाता है। तो ये हो जाती हैं 3 तरह के रिजीम्स हैं। इनमें जो बेस्ट है वो PIEB है प्लस पेशेंट कंट्रोल्ड बोलसेस जो हैं वो हैं। इसमें बैकग्राउंड इन्फ्यूजन कोई नहीं होता। पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज्यादा होती है और इक्वल अमाउंट ऑफ पेन रिलीफ के लिए जो स्टडी की गई है उसमें सबसे कम लोकल एनेस्थेटिक की जो डोज है वो इसमें यूज होती है। होप यू अंडरस्टैंड। जी सर। क्लियर हो गया ये मामला या इसमें कोई जी है सर। अभी? नहीं सर, काफी हद तक क्लियर हो गया। इसमें मजीद किसी ने कमेंट ऐड करना हो तो। जी ये क्वेश्चन आ रहा है Concern- हाँ जी, कंसंट्रेशन और हाँ। लोकल एनेस्थेटिक कौन सा, इसलिए जी क्वेश्चन जी आया। ये डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं ना उनमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन जो मैंने यूज की है और देखा है वो ये है कि रोपीवाकेन या यूज होता है या इसका आइसोमर होता है ब्यूपीवाकेन का। उससे उस आइसोमर का मैं नाम भूल रहा हूँ, अगर किसी को याद हो तो प्लीज। ब्यूपिकेन का आइसोमर है, लेटेस्ट एक आइसोमर है, वो निस्बतन सेफ होता है। लीवो या तो यहाँ यूके में लीवो ब्यूपिवाकेन यूज कर रहे हैं हम 0.15% और इसमें ऐड होता है 2 माइक्रोग्राम पर ml फेंटेनिल। और जो इससे पहले यूएई में हम यूज करते थे वहां पे यूज करते थे हम रोपीवाकेन, वो भी था 1.15 to 1.2% रोपीवाकेन विद फेंटेनिल। दोनों जगहों के ऊपर जो फेंटेनिल थी ये 2 माइक्स पर ml होती है फेंटेनिल। तो ये जो है लोकल एनेस्थेटिक यूज होता है और इसमें जो ओपियोइड है वो यूजुअली फेंटेनिल होता है। इस पे से डॉक्टर आमिर का कमेंट ले रहे थे। डॉक्टर आमिर भी काफी, सर आप इस पे बता दें मजीद जो आप जी उसे डॉक्टर डिस्कस कर आमिर। रहे थे। हाँ जी, इसमें तनवीर भाई ये जो डेक्सामेटाजिन इसमें एपिड्यूरल में आपने एक्सपीरियंस किया है? असल में डेक्समेट जो है ना यूके में अवेलेबल ही नहीं है आपके लिए है। हाँ लेकिन ये दुबई में अवेलेबल थी और उसमें होता ऐसे है कि कुछ इशू ये है ना कि यहाँ ना जो हमारे अस्पताल है ना पाकिस्तान में, उसमें मिसाल के तौर पे डॉक्टर आमिर के दिल में आया कि जी मैं डेक्समेट यूज करना शुरू कर दूंगा, उन्हें आज़ादी है वो कर लें। एक और बंदा है वो नहीं करना चाहता, तीसरा बंदा है वो कहता है वो फेंटेनिल नहीं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं ना उनमें एक और डिपार्टमेंट होता है
क्वालिटी एश्योरेंस का। और ये जो अस्पताल होते हैं ये एक्रीडेटेड होते हैं, जैसे JCI है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, या CQC। उनकी एक्रीडेशन के लिए ज़रूरी होता है कि अस्पताल की ना अपनी हर चीज़ जो वहाँ होती है ना, उसका प्रोटोकॉल प्रोसीजर बना होता है। तो अगर वो प्रोसीजर में सारे कंसल्टेंट और डिपार्टमेंट मिलके ये तय कर लेता है कि हमारा जो एपिड्यूरल का प्रोटोकॉल है ये लीवोबिपिवाकेन और फेंटानिल का है, तो फिर सारे उसी ही यूज करेंगे। उसमें कोई तीसरा बंदा उसमें अगर कोई चीज ऐड करेगा तो वो उस कानून की बेसिकली खिलाफ वर्जी होगी। उसे क्या करना होगा, यानी अगर मैं चाहता हूं कि मैं जी डेक्समेड उसमें यूज करना चाहता हूं, तो मैं उसे रेज करूंगा अपने डिपार्टमेंट की क्वालिटी एनहांसमेंट का जो एक कोई सब्जेक्ट होता है ना, हर ईयर वो हो रहा होता है कोई ना कोई, कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है, हम इसमें ये ऐड करना चाहते हैं। अगर वो अप्रूव कर देता है पूरा डिपार्टमेंट, तो वो फिर प्रोटोकॉल बन जाएगा, यानी 2 बन जाएंगे। जिसके दिल में आए वो डेक्समेड यूज कर ले, जिसके दिल में ना आए। तो दुबई में एक इजिप्शियन कंसल्टेंट थे, डॉक्टर अहमद अब्दुल सलाम उनका नाम था, वो करते होते थे, और दुबई में मैंने काफी यूज किया डेक्समेड। तो वो एपिड्यूरल हो गया, और ये जो ब्लॉक्स होते हैं पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, वो हर चीज में डेक्समेड यूज करते थे। और वो इस हद तक यूज करते थे कि उन्होंने नार्कोटिक एनेस्थीसिया में यूज करने ही छोड़ दिए। ही वाज सो एक्साइटेड अबाउट दिस ड्रग। लेकिन क्योंकि यहाँ मैं या कोई और भी बंदा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, अगर वो डिपार्टमेंट के प्रोसीजर प्रोटोकॉल में होगा तो आपको वैसे ही बस करना होगा। ये जवाब है सही इसका। सही सही। असल में इसमें मैंने यूज किए हैं पिछले दिनों में, स्पाइनल में तो मैं रेगुलर यूज कर रहा हूँ। तो उससे मैंने तो ये देखा कि बड़ा प्रोलॉन्ग और डेंस ब्लॉक मिलता है। इवन 5-6 आवर के हमने वास्कुलर सर्जरी जो है ना, ये फेमरल बाईपास इस तरह के करवाए हैं, तो वो बड़ा अच्छा इफेक्ट देता है। और ये जो है ना, क्या कहते हैं, लेबर एनाल्जेसिया में भी एपिड्यूरल जो है, उसमें जी भी, जी। बल्कि ये भी कल ही एक पेशेंट डिलीवर हुई है, वो 12 घंटे का उसका एपिड्यूरल रहा। तो उसमें हमने यही किया कि हमने डेक्स ये उसको दे दिया, दे तो हम बोलस में ही बोलस ही देते हैं। तो उसमें हमें बड़ा प्रोलॉन्ग उससे इफेक्ट मिला। तो फिर जब वो हेड एंगेज हो गया, उस वक्त उसने थोड़ा सा प्रेशर फील किया, तो फिर हमने बीपीवाकेन जो है ना, वो 0.125 जो है वो ऐड किया। तो इस जी जी एब्सोल्युटली करें बात। एब्सोल्युटली। असल में देखें, जो आपकी प्रैक्टिस है ना, वो है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। आप खुद चलते फिरते हुए क्वालिटी एश्योरेंस आपके अपने पास है, आप बिल्कुल खुद ऐसे अपनी ही है। डिसीजन ले रहे हैं। जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, जिसमें पूरे मुल्क की कोई हेल्थ जो चीजें हैं वो सारी डिफाइंड होती हैं, तो फिर आप बिल्कुल उन्हीं चीजों को करते हैं जो नेशनल कंसेंसस है, जिसके ऊपर आप अपनी तरफ बिल्कुल। से अगर कोई चीज करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे ज़हन में आता है और मैं कोई और ड्रग मिला देता हूँ उसमें, अव्वल तो वो मुझे कहेंगे आपने क्यों ये मिलाई है, जब हमारी पॉलिसी नहीं है और एक चीज हाँ डिफाइंड जी, है, व्हाई वुड यू डू इट। उनकी वाई ऐसे का किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। और वो अ, आपको हर चीज बस कानून के तहत चलनी होगी। अगर वो बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे। उन्हें कन्विंस कर देते हैं, तो वो क्या करेंगे कि अगर सारे लोग उस पे एग्री हैं, उससे वो करना शुरू करेंगे। और वही चीज जब इतनी सेफ होगी, तो वही आपकी इनिशिएटिव जो आपने लिया है छोटा सा, वो नेशनल लेवल के ऊपर पूरे कंट्री में हो रहा होगा। तो उस वक्त बिल्कुल आपका ऐसे। नाम बनेगा कि ये डॉक्टर आमिर का प्रोटोकॉल है, और डॉक्टर आमिर को इनाम मिल रहे होंगे, और इस तरह की चीजें हो रही होंगी। तो ऐसे यहाँ हर चीज ऐसे। आप एक तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक हो और गया जी, कोई और वेल क्वेश्चन? डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस सिर्फ यही एक थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि जो न्यूरेक्सियल जिसमें भी आप इंट्रोड्यूस करें, that has to be preservative free, very हाँ carefully drawn, very carefully ऐसे। given, कि उसमें कंटेमिनेशन ना हो। बल्कि मैं एक चीज और ऐड यहाँ करना चाहूंगा कि हमारे जहन में आता है यार ये कंसंट्रेशन हम कैसे बनाते हैं, यानी 0.15%, फिर उसमें 2 माइक्स फेंटेनिल। आप हैरान होंगे, ये हमें कोई नहीं बनानी पड़ती, ये फार्मेसी से ऑलरेडी बने बनाए हुए 500 ml के ये होते हैं, बैग आते हैं। उसमें सही है मुझे कुछ भी नहीं करना। वो सही है। सिर्फ मैं जाऊंगा, मैं मिडवाइफ से कहूंगा कि आप मुझे ये इशू करें, वो मेरे साइन करवाएगी, क्योंकि वो उसमें फेंटेनिल है, एक कंट्रोल ड्रग है। सिर्फ उसकी मैं एक्सपायरी डेट पढ़ूंगा और मैं अटैच कर दूंगा। उसमें कंसंट्रेशन ऑलरेडी बनी हुई, फार्मेसी से सील्ड बेहतरीन पैक में वो ऑलरेडी अवेलेबल है। यानी कि बिल्कुल ऐसे तमाम ह्यूमन फैक्टर्स जिसमें एरर हो सकती है, कि यानी मैं मिडनाइट में अगर मैं बिजी हूँ और मेरी
कैलकुलेशन गलत हो जाती है, मैं कंसंट्रेशन ज्यादा कर देता हूँ या सेलाइन की जगह कोई और चीज डाल देता हूँ, तो सीधा पेशेंट पे जाएगी ना, ऐसे ही पेशेंट हार्म होगा। तो इसलिए ऐसे तमाम ऐसी चीजें जिनमें ह्यूमन एलिमिनेट किया जा सकता है वो उसे कर देते हैं। ये है बिल्कुल इसमें। सही। तो फर्दर कोई इसमें क्वेश्चन? जी किसी और स्टूडेंट का है? जी डॉक्टर राफिया आप हैं तो कोई और सवाल पूछें। अस्सलामुअलैकुम सर, बहुत इंटरेस्टिंग रही आपकी आज की डिस्कशन। कोई क्वेश्चन तो माइंड में नहीं आ रहा, वैसे भी मैं जरा ड्यूटी पे बैठ के सुन रही थी सर। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर, आपकी बातें सुन के बहुत मोटिवेशन भी मिलती है और बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं। थैंक यू। अच्छा चले, मैं एक चीज यहाँ पे थोड़ा ना वो गूगल क्लासरूम के हवाले से ऐड करना चाहूंगा। उसमें आपने देखा होगा कि जो असाइनमेंट सबमिशन है ना, मैंने देखा काफी सारे लोगों ने ना कमेंट्स में ही उसको डाला हुआ है। तो उसका तरीका ये है कि आप असाइनमेंट को क्लिक करें, आप क्लिक करेंगे तो उसके आगे जो है ना वो एक प्रोसेस आएगा सबमिशन वाला। उसमें चाहे आपने अपने सिस्टम में, लैपटॉप में या मोबाइल में कोई बना के असाइनमेंट रखी है, वो फाइल की शेप में अपलोड भी हो सकती है, या आप ऑनलाइन लिखना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट भी वहां पे खुल जाते हैं। तो उस प्रोसेस में उसकी सबमिशन करें, उससे फिर उसकी ग्रेडिंग का वो प्रोसेस जो है वो हो सकेगा। जो लोग आप कमेंट्स में लिख रहे हैं तो उसको हम ग्रेड नहीं कर सकते उस सिस्टम में। तो मैंने देखा, मैंने कहा फिर क्लास में ही आपसे डिस्कस करेंगे। तो उसमें अगर कोई आपको डिफिकल्टी फील हो रही है उस सबमिशन प्रोसेस में या समझने में, तो वो आप ग्रुप में पूछ लिया करें, आपको गाइड करते हैं। जी सर, मैंने ना ये जो SCQ का क्वेश्चन था इसको सारा उसी पर ही सॉल्व करके सबमिट किया। उसके बाद वो सारा राइट हो गया और नाम सबमिट भी नहीं हुआ। मैं डॉक्टर इमरान से पूछती रही तो वो, लेकिन जो अगर मैंने अलग से किसी डॉक्यूमेंट की फाइल बना के अटैच करे तो वो अटैच हो जाती है, फिर हाँ जी, वो दोबारा भी लिखा अटैच ही हो नहीं जाती है। और उसका भी तरीका ये होता है कि अगर आप उसी पे करना चाहें ना, तो आप अपने सिस्टम में वर्ड फाइल खोल के उसके ऊपर उसे लिखें, उसको अपने पास सेव कर लें और वहां से कॉपी करके वहां पेस्ट कर दें, तो वो उसमें भी जा सकता है और आपका बैकअप भी आपके पास सेफ रह जाता ठीक है। जी डॉक्टर आमिर कुछ थैंक यू। कुछ फर्दर कंटिन्यू करें या रुक जाएं? है। जी जी सर, बताएं इस पे कोई आप अपना फर्दर एक्सपीरियंस अब आपका देखिए ना, कहीं जो और का। डेक्स जो आप बता रहे हैं ना डेक्समेड, ये तो एक इतनी शानदार ड्रग है कि मैं बल्कि जाती तौर पे कुछ इंडिया के एनेस्थेटिस्ट हैं, वहां पे कुछ लोग स्पाइनल में डेक्समेड इंट्रोड्यूस करके यानी कि स्पाइनल में और एपिड्यूरल में वो कार्डियक सर्जरी करवा रहे हैं। आप बिलीव करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल हाइपोबैरिक वो ये करते हैं, जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं दैट स्लोली गोज अप टू thoracic, आप हाँ, it ऐसे ही gives excellent cardiac analgesia and they are doing like awake कार्डियक, beating heart surgeries. बिल्कुल ऐसे। वो सर्वाइकल एपिड्यूरल या अपर थोरेसिक आप लगा दें ना, तो बड़ा बेहतरीन उसका इफेक्ट आता है। और उसमें आप हाइपोबैरिक अगर कर दिया तो वो आप अपर थोरेसिक लगाए, वो सर्वाइकल तक चला जाता है। और एपिड्यूरल इज वेरी सेफ, ऊपर उसने जाना नहीं है, ऊपर से वो जो है ना वो फ्यूजन हुई भी होती है आपकी फोरामन मैग्नम पे। तो एपिड्यूरल वंडरफुल ही है। और इसकी प्रैक्टिस असल में थोड़ी सी पॉपुलर नहीं हुई इसकी ना, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की कार्डियक सर्जरी। तो उसकी असल में रीजन ये है कि ये हमारे पास बड़े पोटेंट एनाल्जेसिक आ गए तो पेन फ्री रहता है पेशेंट, तो जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन बड़े सिलेक्टेड केसेस हैं जैसे COPD है, अस्थमा है, उसमें ये चीजें होनी चाहिए। एग्जैक्टली तो असल में जो मेरा मकसद ये है कि ये तमाम जो ड्रग है ना, ये आपके पास एक इन्वेंट्री है, ऐसे लेकिन ही है। आप पाकिस्तान में रहते हुए बंदा बहुत आजाद होता है कि जो उसके दिल में आया ना उसने किया। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ किसी को कहें, जैसे इंडिया में जो डॉक्टर हैं वो वहाँ स्टरलाइजेशन होती है फीमेल की ना, ये ट्यूबल लाइगेशन और ये जो है चेक करते हैं पेटेंसी ट्यूब्स की। तो अगर आप यहाँ यूके में या कहीं और या UAE में या सऊदी अरब में कहीं भी आप उन्हें कहें कि जी कि ये स्पाइनल में हो सकती है, तो वो आपको कहेंगे भाई आप कहाँ से आए, बेहतर है अपने मुल्क चले जाएं। तो
लेकिन इंडिया में अगर आप उनसे पूछें वो कहेंगे कि यार हम तो ये लाइट डोज स्पाइनल में डेक्समेट थोड़ी सी जब देते हैं ये हो जाता है और 5 मिनट में हमारे सर्जन कर लेते हैं, जबकि यही काम यहाँ जो है वो 1 घंटे में होता है। यानी कि वो प्रॉपर फास्ट करेगी, उसे एलएमए डलेगा, पेशेंट की आइडेंटिटी चेक हो रही है, उसकी एलर्जीज चेक हो रही हैं, उसका कोई मेटेलिक इम्प्लांट तो नहीं है, यानी कि हर चीज से वो गुजर के पेशेंट आएगा और वो उसी तरीके से होगा। आप किसी जगह पे जल्दबाजी करेंगे तो यानी कि सिस्टम को आप वायलेट कर रहे होंगे, सही है ना? बिल्कुल है। तो यहाँ उस हिसाब से काम करना होता है कि जिस हिसाब से आपको बताया गया है, क्योंकि आप में गाइडलाइन जो अस्पताल की हैं, जो नेशनल हैं, जो इस्टेब्लिश्ड हैं, वो उस डॉक्यूमेंट को आपने फॉलो करना है। उसे आप अपनी तजर्बे की बुनियाद के ऊपर राइट लेफ्ट नहीं कर सकते। ये फर्क है। तो पाकिस्तान में तो माशाल्लाह काफी सारी रिसर्च चीजें ये की जा सकती हैं, क्योंकि आप बहुत आजाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं और जो आपके दिल में आए आप कर सकते हैं और उसके यहाँ रिजल्ट पे भी ना जरूरी भी है। एक पेपर छपा, वो शायद आपकी नजर से गुजरा हो, फैसलाबाद से। उन्होंने स्पाइनल में लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी की एक केस सीरीज पब्लिश कराई। ठीक अब है। वो पढ़ के मैं खामोश हो गया। मैं यार वैसे ये है तो कोई थोड़ी समझ में ना आने वाली बात है। तो उसमें बहरहाल वो ग्रुप में फिर 2-4 सीनियर लोगों ने ये बात उठाई कि भाई आप क्यों लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी स्पाइनल में करना चाहते हैं, मसला क्या है? तो मसला ये है कि आप कोई सिस्टम जैसे यूके जैसा हो तो बंदा उससे पूछा भाई तुझे क्या मसला है कि तू लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी स्पाइनल में एग्जैक्टली, करना चाहता? इसीलिए कि देखे ना, जब आप यहाँ कहेंगे ना तो वो लोग आपको सर से पैर तक देखेंगे कि क्यों। हाँ, आप मसला कहेंगे कि क्या जी तुमने? मैं आप कहेंगे कि जी मैं जीए से बचाना चाहता हूँ, वो कहेंगे जीए में क्या रिस्क है इजाफी, अगर आपके पास हाँ जी। पूरी मॉर्निंग। अगर आप कहेंगे कि यार हमारे पास जीए है नहीं या महंगा पड़ता है, तो वो कहता है भाई अपने सेहत के लिए आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप सेहत से हाँ जी, इंपॉर्टेंट आपकी कुछ चीज है कि ऐसे आप ही। उस पर कट मारने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्रोमाइज। तो ऐसी चीजें जो ऑब्वियसली जिन्हें सिर्फ हम ही जान सकते हैं कि यार हमारे ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं हम्म। और किन किन कंप्रोमाइजेस का हम शिकार होते हैं और क्या क्या कर रहे होते हैं, वो सिर्फ हम आपस में डिस्कस करते हुए अच्छे लगते हैं। ये चीजें इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बुरी ऐसे ही है। लगती हैं। मिसाल के तौर पे एक मैंने पाकिस्तान में सर्जिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो तो वहां जो एक सर्जन थे जी, वो अपना पूरा जो है एक पेपर लेके आए हुए थे और वो किस चीज के ऊपर था कि जो अपेंडिक्स या हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो आखिर में जो हम रिट्रीव करते हैं ना अपेंडिक्स वगैरह, यानी बाहर निकालते हैं, तो वो कहता है कि इसके लिए जो वो सैक यूज होता है ना लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, जो प्रॉपर एक सैक होता है जिसमें आप आर्गन रखते हैं और निकालते हैं, इसकी जगह हाँ हाँ। कंडोम यूज हो सकता है। अच्छा। तो इससे कास्ट सेविंग हो जाएगी हमारी जो है ना, वो 300 रुपए की या 400 की। तो मैंने उसके कान में बताया कि बेटा ये किसी इंटरनेशनल जगह ना बताना बात, तुम्हें लोग मारेंगे, ठीक है ना? आप ये चेक करें कि एक रिकवरी यूनिट के अंदर मैंने नोट किया है, दुबई में था मैं उस वक्त, कि पेशेंट की जो सक्शन है वो हो रही थी नेलेट एंड ड्रेन से। इसके लिए अलग सेक्शन ट्यूब होती है। सही है। तो नेलेट एंड ड्रेन के ऊपर लिखा होता है कि फॉर यूरिनरी कैथीटर, वन टाइम यूरिनरी कैथीटर ड्रेनेज। सही है। तो अस्पताल की क्वालिटी का डिपार्टमेंट पहुंच गया, उन्होंने कहा यार ये किसी पेशेंट ने पढ़ लिया कि यार यूरिनरी कैथीटर आप हमारे मुंह में डाल रहे हैं, तो आपको पता है कि वो क्या करेगा। आप इसके लिए प्रॉपर जो सक्शनिंग कैथीटर है वो मंगवाएं, क्योंकि इसके ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये इनह्यूमैन है। हाँ जी, यूरिनरी है। ठीक है ना, क्योंकि ये यूरिनरी ड्रेन कैथीटर, आप उससे सक्शनिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि यार दुनिया सारी गरीब है, ये है वो है, और पीपी नहीं है। यकीन माने पीपी यानी कि एक मैं एफएफपी मास्क पहनता हूँ, मैंने केस कराया वो सारा उठा के मैं फेंक देता हूँ, एक और है, एक और है, एक और है, एक और है। बंदा खुद हैरान हो जाता है, यार इतने पैसे जाए हो गए एक ड्यूटी में, और ये तो इससे तो हफ्ता गुजारा जा सकता था। वो हमारी थिंकिंग है, इंटरनेशनली नहीं है ऐसे। हाँ जी, वो सेहत को प्रायोरिटी पे रखते हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जो वक्त के साथ साथ बंदे को आ जाती हैं, प्रॉब्लम भी करती हैं बाज़ का। तो और मेरे जहन में क्या था,
यानी अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो मैं बता रहा था कि जैसे डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल है कि आपने रोपीवाकेन यूज करनी है। अच्छा, ये या ब्यूपीकेन आप कर सकते हैं या लीवोब्यूपीवाकेन कर सकते हैं। अब हमें लगता है कि ये सिर्फ जो मॉर्गन बुक में था या वही प्रोटोकॉल है, ऐसा नहीं है। ये अलग से एक, जिस तरह आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, तो हर डिपार्टमेंट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें तमाम होने वाले प्रोसीजर की डिटेल और लिखी होती है। तो कोई भी जब जो नया बंदा ज्वाइन करता है ना, तो उसे 2-3 महीने में वो पढ़ाई जाती हैं चीजें, और उसके बाद उससे उसे साइन ऑफ किया जाता है कि ये सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं, इसका सोर्स ये है, ये पढ़ी यहाँ पे हैं, और अस्पताल की जो इंट्रानेट की साइट है उसमें इस जगह है, और हार्ड कॉपी में इस जगह है, और ये चीजें बंदा वो साइन करता है, उसके बाद जो है वो इंडिपेंडेंट काम करना शुरू करता है। तो मेरे होते ही एक फिलीपीन से डॉक्टर जो है ना, उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने एपिड्यूरल दिया 3 महीने बाद ही, तीसरा चौथा उनका होगा। तो उन्होंने क्या किया, एम्प्यूल उठाया ब्यूपीकेन का, उन्होंने उसे वैसे ही 6 टाइम डाइल्यूट किया और शुरू कर दिया एपिड्यूरल। तो उन्हें बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़गी कि भाई अस्पताल का जो प्रोटोकॉल है वो तो रोपीवाकेन का है, आपने ब्यूपीकेन क्यों यूज किया है? वो कहती है मैं तो यही हम तो ऐसे यूज करते आए हैं और मेरा इसी में एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस को आप एक तरफ रखें, जो चीज प्रोटोकॉल में लिखी हुई है और वो मौजूद है एज सच, वो आप बस वही यूज करेंगे। इवन एक हमारे कुलीग आया इंडिया से, वो जो एपिड्यूरल है उसमें एयर यूज करते थे। मैं भी एयर यूज करता था, आप भी एयर यूज, मेरे ख्याल आप अभी भी एयर यूज करते हैं या सेलाइन यूज करते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं एयर से कंफर्टेबल। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि हमारा जो है ना एयर हमने एलिमिनेट कर दिया प्रोटोकॉल से, आप अपने जो है ना अपनी जो स्किल है उसको आप सेलाइन पे काइंडली शिफ्ट करें। तो उन्हें ऐसा करना पड़ा। कुछ अरसे बाद उन्हें यूज करते करते वो कॉन्फिडेंट उसमें हो गए। यानी ये तमाम जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको वो यूनिफाई कर देते हैं प्रैक्टिस में ना, ताकि डे टू डे में प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये सलाइन के साथ आप हैंगिंग ड्रॉप मेथड यूज करते हैं? नहीं, आप सिलाइन पुश करते हैं, सिलाइन चला जाता है, बस एक अच्छा आध अच्छा, ठीक है, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस विद सलाइन करते हैं। लॉस ऑफ रेजिस्टेंस विद सिलाइन करते हैं। अब ओके, अब मैं तो यानी एयर पे ही मैं ट्रेंड हुआ हूँ, एयर ही यूज हाँ, करते हैं। वो हमारे लेकिन ज़हन में तो ये आता है ना कि अगर सलाइन को लॉस ऑफ रेजिस्टेंस पे करेंगे तो वो हमें जो है ना सीएसएफ की जो है उसका आउटफ्लो जो है वो उससे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? लेकिन जी आपके पास इमीडिएटली लिटमस मौजूद है, शुगर टेस्टिंग जो है, हाँ, अगर वो आपके आप पास तो ये जस्ट उसे चीजें टेस्ट मौजूद है ना। करें, इट टेलिंग यू। तो ओके, बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें ना यूनिफाई होती हैं। हालांकि मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, जो जिस चीज को लाइक करता है वो किया जाए। इट वाज टू स्ट्रिक्ट। अब रिसेंटली हमारे एक कुलीग हैं, उन्होंने ज्वाइन किया इंडिया से, तो उन्होंने कहा कि मैं तो एयर यूज करता हूँ। तो उसके लिए स्पेशल डिस्कशन हुई पूरे डिपार्टमेंट में कि ये जो है ना सेलाइन यूज नहीं करते तो एयर। तो फिर उन्हें अलाउ किया गया कि ओके आप गो अहेड करें अपनी टेक्निक के साथ। यानी उसके लिए उन्हें बकायदा इजाजत मिली कि ओके आप करें, क्योंकि अब ज्यादातर जो है वो सेलाइन ही यूज होता है। वो समझते हैं कि जी एयर जो है वो कंटेमिनेटेड हो सकती है, या उससे जो बबल बनते हैं उससे कुछ सेगमेंट पैची पैची ब्लॉक आता है। आ सकता है। तो मतलब इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो बुक होती है वो हमें एक पूरी ओवरऑल पिक्चर दे रही होती है, उससे फिर हमें टेलर करना होता है। और बहुत सी जगहों के ऊपर जहां आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, तो वहां पे आपको वैसे ही करना होता है, जो जो पॉलिसीज जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं आप उन्हें वायलेट नहीं कर सकते। बस बिल्कुल कुछ और ऐड करें डॉक्टर अरसलान और कोई और दोस्त, या थक गए हैं तो बस करते हैं? नहीं, हमने अभी इस गायनी ऑप्स के ऊपर और 3 लेने हैं लेक्चर, तो इंशाल्लाह आपसे हमने काफी सारी चीजें और सीखनी है। तो नेक्स्ट वीक का हम टॉपिक भी आपके साथ शेयर कर लेंगे, आप भी थोड़ा मेंटली उस पर प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जी जी फर्दर ये हमारे कैंडिडेट भी इस पे प्रेजेंटेशन भी बना देंगे।
तो बड़ी अच्छी वो आपका ये एक्सपीरियंस जो है, इंशाल्लाह इससे काफी सारी चीजें सीखेंगे। जी अरसलान, एंड करना है? जी सर, एंड कर देते हैं, काफी टाइम हो गया। मैं जी 12 बज गए हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चले वीक में। ठीक थैंक है, यू सो मच। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज, थैंक यू।